3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल ने अपने एवरेस्ट विजय की रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का वर्णन इसमें किया है। पूरे पाठ को हमने निम्न बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसमें पहला बिंदु है 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान का दल काठमांडू के लिए रवाना। 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल काठमांडू के लिए रवाना हो गया। इससे पहले एक दल पहले ही चला गया था, जो आगे के रास्ते का जायजा ले सके, यदि हिमपात हो रहा हो तो उस रास्ते को साफ कर सके। लेखिका नमचे बाजार पहुंची और उन्होंने एवरेस्ट को निहारा और देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि शेरपा लोग एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से सागर माथा कहते हैं। यह नाम लेखिका को बहुत ही अच्छा लगा। अगला बिंदु है लेखिका द्वारा एवरेस्ट पर बर्फ का फूल या प्लूम देखना, किंतु फिर भी पर्वत पर चढ़ने की चुनौती का सामना करना। लेखिका ने देखा कि एवरेस्ट पर एक फूल जैसा बर्फ का टुकड़ा ध्वज जैसा लहरा रहा है। उस ध्वज जैसे बर्फ के टुकड़े ने लेखिका को बहुत आकर्षित किया है और लेखिका यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई है। वह ध्वज नुमा रचना 10 किलोमीटर के करीबन थी और वह देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, किंतु लेखिका को फिर में एहसास हुआ कि हो सकता है कि यह कोई बड़ा खतरा हो। अगला बिंदु है 26 मार्च को अभियान दल के पेरिस पहुंचने पर एक शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिलने से दल में उदासी छा जाना। 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंच गया। पेरिस पहुंचने पर एक शेरपा कुली की हिमस्खलन से मृत्यु हो गई। हिमस्खलन का मतलब होता है बर्फ खिसकना। उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर सब उदास हो गए, तो कर्नल खुल्लर ने उन सभी से कहा कि जब पर्वत पर चढ़ते हैं तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। इस तरह समझाते हुए कर्नल खुल्लर ने उन सभी दल को उत्साहित किया। अग्रिम दल के उपनेता प्रेमचंद द्वारा हिमपात की स्थिति से अवगत कराना। अग्रिम दल जो गया था, जिसके नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे, वे 25 मार्च को पेरिस लौट आए और दल को आगे की स्थिति से अवगत कराया कि हिमपात की स्थिति कैसी है और आगे के रास्ते में उन्होंने चिन्ह लगा दिए, ये बताने के लिए कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है। इस प्रकार लेखिका कहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े। उन्होंने आगे जाकर देखा, लोहात से पहाड़ी की ऊंचाइयों को देखा, बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को देखा। यह देखकर लेखिका बहुत प्रसन्न हुई। अगला बिंदु आता है डॉक्टर मीनू द्वारा कार्यों की विस्तार से जानकारी। लेखिका ने बताया कि डॉक्टर मीनू मेहता ने इनको जानकारी दी कि एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से इस अस्थायी पुल कैसे बनाया जाता है, लट्ठों और रस्सियों का कैसे उपयोग किया जाता है, बर्फ की आड़ी और तिरछी दीवारों पर रस्सियों को कैसे बांधना है। इस प्रकार की अन्य सभी जानकारी डॉक्टर मीनू द्वारा दी गई। अगला बिंदु आता है लेखिका द्वारा कैंप 1 पर पहुंचकर कर्नल खुल्लर को वॉकी टॉकी से सूचना देना। लेखिका के साथ रीता व गोबू भी चल रहे थे। ये कैंप 1 पर पहुंच गए तथा कर्नल खुल्लर को वॉकी टॉकी के द्वारा वहां पहुंचने की सूचना दी। 19 अप्रैल को अंगदौर जी, लोबसांग और गगन बिस्सा का साउथ कैंप पहुंचना। 19 अप्रैल को अंगदौर जी, लोबसांग और गगन बिस्सा भी साउथ कोल कैंप पर पहुंच गए थे। यह एक अगला पॉइंट आता है लेखिका के बेस कैंप में पहुंचने पर तेन सिंह का अपनी पुत्री डेकी के साथ आना। लेखिका जब बेस कैंप पहुंची तो वहां तेन सिंह अपनी पुत्री डेकी के साथ आए और उन्होंने लेखिका की तारीफ की। जब लेखिका ने उनसे कहा कि मैं तो नौसिखिया हूँ, पर्वत पर चढ़ना मेरा पहला अभियान है, तो तेन सिंह ने लेखिका से कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना है, तुम तो इसके अभ्यस्त हो, इसके आदी हो। इस प्रकार लेखिका को उत्साहित करने पर लेखिका और ज्यादा उत्साहित हो गई। अगला बिंदु आता है 15-16 मई लोहेत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए तंबू में दुर्घटना। 15-16 मई 1984 को लेखिका लोहात्से के बर्फीली सिंधु ढलान पर लगाए गए तंबू में दुर्घटना का शिकार हो गई।
वो कैसे हुई? जब लेखिका रात को अपने साथियों से तंबू में सो रही थी तो अचानक लेखिका को ऐसा लगा कि कोई मजबूत चीज उसे कुचल रही है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और ये क्या था बच्चों? ये बर्फ का बहुत बड़ा पिंड, बहुत बड़ा टुकड़ा था जो ऊपर ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गया, जिसने बर्फ का एक विशाल पुंज बना दिया था, जिसने लेखिका के कैंप को तहस-नहस कर दिया था। लेखिका की जान खतरे में थी। उस समय लोब्सांग ने लेखिका को बचाया। उन्होंने अपनी तेज छुरी से तंबू का रास्ता साफ कर दिया और उन्होंने लेखिका को बचा लिया। अगला बिंदु आता है 9 घायल पुरुषों को बेस कैंप में भेजना। उन्होंने लोब्सांग ने लेखिका को तो बचा लिया, किंतु 9 पुरुष सदस्यों को चोटें आई, उनकी हड्डियां टूट गई। फिर उनको बेस कैंप भेजना पड़ा इलाज के लिए। लेकिन लेखिका यह सब देखकर भयभीत हो गई थी, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर चढ़ाई आरंभ कर दी। लेखिका द्वारा की जय तथा मीनू की मदद। लेखिका साउथ कैंप पहुंचकर लेखिका ने अपने साथियों की जय और मीनू की मदद करने की सोचा। ये सभी पीछे रह गए थे। खाना, कुकिंग गैस, सिलेंडर सब इकट्ठा किए। फिर लेखिका ने चाय बनाई और एक थर्मस में चाय तथा दूसरे थर्मस में जूस भरकर बर्फीली हवाओं में कैंप से नीचे उतरी ताकि अपने साथियों को चाय और जूस पिला सके। जब वह अपने साथियों के पास पहुंची और उनकी यह मदद की तो उनके सभी साथी कृतज्ञ हो गए। उनको काफी नीचे जाने के बाद की मिला और की ने भी कृतज्ञता जताई। अगला बिंदु आता है लेखिका की अंगदोर्जी के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई। अंगदोर्जी भी लेखिका के साथ चढ़ाई करने वाले थे। ये बिना ऑक्सीजन सिलेंडर की चढ़ाई करने वाले थे। लेखिका ने सोचा बिना सिलेंडर की चढ़ाई करने वाले के साथ चढ़ाई करना तो मुश्किल है, क्योंकि उसकी जान भी खतरे में हो सकती है। क्योंकि बच्चों, जब हम एवरेस्ट की चोटी पर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है और बिना ऑक्सीजन के जाना तो बहुत ही जोखिम भरा है। लेकिन लेखिका ने अंगदोर्जी का साथ देने के लिए इन्हीं के साथ चढ़ाई करने का निर्णय किया। अंगदोर्जी को थोड़ी जल्दी चढ़ाई करना था और वहाँ वह रुक नहीं सकते थे। उनको वहाँ जाकर तुरंत नीचे आना था। अगला बिंदु प्रातः 6:20 पर चढ़ाई आरंभ कर लाटू द्वारा लाई गई नायलॉन की रस्सी के सहारे शिखर पर पहुंचना। सुबह 6:20 पर लेखिका ने अंगदोर्जी के साथ चढ़ाई शुरू कर दी। लाटू नायलॉन की रस्सी लेकर आया। इस रस्सी के सहारे ही ये लोग चढ़े और 2 घंटे से भी कम समय में ये वहां पहुंच गए। शिखर पर खड़े रहने के लिए अंगदोर्जी तथा लेखिका द्वारा फावड़े से बर्फ हटाना। लेखिका और अंगदोर्जी जब चोटी पर पहुंचे तब वहां इतनी भी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। उन्होंने पहले बर्फ को फावड़े से खोदा, फिर अपने आप को सुरक्षित किया और जब ये चोटी तक पहुंचे वहां की जलवायु अनुकूल नहीं थी। लेखिका को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। तब उन्हीं के साथी लाटू ने सिलेंडर की गति बढ़ाई, जिससे कि लेखिका को राहत मिली। लेखिका द्वारा सागर माथे के ताज का चुम्बन तथा छोटी सी पूजा करना। इतनी मुश्किलों के उपरांत वे सागर माथे पर पहुंच गए। लेखिका ने सागर माथे का ताज का चुम्बन लिया। फिर लेखिका अपने साथ दुर्गा माँ की तस्वीर और हनुमान चालीसा ले गई थी। ले गई थी उन दुर्गा माँ की मूर्ति और हनुमान चालीसा को निकाला, एक लाल कपड़े में बांधा, वहां थोड़ी पूजा की और उनको बर्फ में दबा दिया। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, माता पिता को धन्यवाद दिया। इसके बाद अंगदोर्जी के प्रति कृतज्ञता दिखाई, क्योंकि वे दोनों साथ आए थे और उन्हें उनसे बहुत प्रेरणा मिली थी। तो अंगदोर्जी ने भी लेखिका को बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, दीदी तुमने तो बहुत अच्छी चढ़ाई की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अंतिम बिंदु आता है कर्नल खुल्लर द्वारा लेखिका को अनोखी उपलब्धि पर बधाई देना। लाटू ने कर्नल खुल्लर को वॉकी टॉकी से बता दिया था कि एवरेस्ट पर हम पहुंच गए हैं। तब कर्नल खुल्लर ने वॉकी टॉकी से ही लेखिका को इस अनोखी उपलब्धि के लिए बधाई दी और उन्होंने कहा कि अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे द्वारा पीछे छोड़े गए संसार से एकदम भिन्न होगा। बच्चों, क्योंकि जब लेखिका एवरेस्ट पर पहुंच गई थी तो वो एक विशिष्ट व्यक्ति, एक सेलिब्रिटी बन गई थी। यही तात्पर्य था कर्नल खुल्लर का। आपको ये पाठ पूरी तरह पढ़ना है और जो बिंदु मैंने समझाए हैं उन बिंदु के आधार पर उस पूरे पाठ को घर पे एक बार पुनः पढ़ना है।